पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक के किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। आई नो कि सब्सिडरी पे क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए करने के, तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 28 जो लेजर है इसको हम कर लेते, ये वाले क्वेश्चन को लेजर पे, और उसके बाद फिर सब्सिडरी का कंसेप्ट मैं आपको कहूंगा और फिर वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आप आपके नोटबुक में लिख देंगे आज कौन सा डे 13 और एक क्वेश्चन नंबर 28 और पेज नंबर है कौन सा 23। तो इस तरह आप लिख देंगे। ओके। और आप लोग को होमवर्क दिए गए थे कैश बुक के, मैं उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क आप लोगों ने किया प्रॉपरली। अगर उस होमवर्क में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे बिल्कुल अभी पूछ सकते। ओके। होमवर्क रेगुलर करना है। होमवर्क ऐसा नहीं कि सिर्फ होमवर्क को बहुत ही सीरियसली आप लोग को लेना है, होमवर्क बहुत सीरियसली लेना, होमवर्क करना ही है आप लोगों को। तो नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हो और आपने होमवर्क नहीं की तो क्लास में नहीं आना, होमवर्क करे बिना क्लास में नहीं आना, होमवर्क बहुत जरूरी है। ओके। सो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। डिफिकल्ट तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा घुमा घुमा के इस क्वेश्चन में कुछ चीजें पूछा है, तो ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर with a request to compile only the two personal account of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2020। तो आप पहले ये समझ लेना हम कौन है। उसने बोला कि मिस्टर एस है वो एंटिटी है, ओनर कौन है मिस्टर एस। तो भाई अपने को यहाँ पे मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, और उसने ये कहा कि अपने को दो पर्सनल अकाउंट बोला। उसने कौन से दो पर्सनल अकाउंट, एक मिस्टर एच का और मिस्टर आर का, मतलब बिजनेस का नाम नहीं दिया। उस बिजनेस का ये मिस्टर एस जो है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है और दो अकाउंट बनाना है। कौन से दो अकाउंट बनाना है हम लोगों को, दो पर्सनल अकाउंट बनाने। उसने कहा कि मिस्टर एस की बुक में मिस्टर एच अकाउंट एंड मिस्टर आर अकाउंट, ये दो अकाउंट उसने बोला है। तो बहुत ध्यान से रहा, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहेगा, हमको मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन को सोचना है। तो हम लोग मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सोचेंगे। ओके। सो यहाँ पे उसने ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए, अब यहाँ पे इन अप्रैल मंथ के यहाँ पे जो एक से लेके अलग अलग डेट पे लिखे हुए। तो आप पहले एक काम कर लेते, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस दो अकाउंट बना लेंगे, मिस्टर एच एंड मिस्टर आर। पहले दो अकाउंट बना लेते और ड्रॉ कर लेते, उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन में पढ़ता और उसकी अपन पोस्टिंग करते जाएंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके आप यहाँ पे लिखेंगे ओके, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस मिस्टर एच अकाउंट। तो ये आप किसकी बुक्स में बना रहे, ये हम लोग बना रहे मिस्टर एस की बुक में मिस्टर एच अकाउंट। कितने अकाउंट, कितने लाइंस का, 5-6 लाइन का इसको ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है 5-6 लाइन का आप ड्रॉ करेंगे। जो जर्नल बनाते तो वहां पे लेजर फोलियो लिखते, और जब लेजर बनाते तो क्या लिखते, जर्नल फोलियो। ठीक है, वैसे उतना कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इसको 6-7 लाइन का ड्रॉ कर लेना, 6-7 लाइन का आप इसको ड्रॉ कर लेना। ओके, 6-7 लाइन का आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दूसरा अकाउंट जो है आपका मिस्टर आर अकाउंट बनाना है अपने को। किसकी बुक्स में बना रहे, मिस्टर एस की।
ओके, इसको ड्रॉ करेंगे। आप जो मिस्टर आर अकाउंट बनाएंगे ना उसको भी 7-8 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो 2 अकाउंट ड्रॉ करो, किसकी बुक में करे। अब एक चीज ध्यान से क्वेश्चन में सुने, अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, अपने को सोचना है यहाँ पे मिस्टर एस। उसने पूछा कि मिस्टर एस की बुक्स में बनाना है, तो अपन को जब भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो एंटिटी के नजरिए से देखना है। एंटिटी कौन होता है, जिसकी बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो एंटिटी के नजरिए से हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। तो यहाँ पे एंटिटी कौन है, यहाँ पे एंटिटी मिस्टर एस, तो मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपने आप कैसे सोचे कि आप मिस्टर एस हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। हर ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन बहुत प्रॉपर करेंगे, मैं जो चीजें कहूंगा उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ओके, तो इतना आपने आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ड्रॉ कर लिए। यस, ओके, इतना आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सबने ड्रॉ करें। ओके, तो अब हम शुरू करते, ध्यान से बात सुनेंगे। सो आपको सबसे पहला पॉइंट कहता है 1 तारीख का मिस्टर एस ओज, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे ट्रांजेक्शन थोड़े से अलग है, ध्यान से। हम मिस्टर एस ओज मिस्टर आर ₹15,000, बस उतना ही पढ़ो, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पे हमसे कहता है कि मिस्टर एस ओज मिस्टर आर ₹15,000, जो हाईलाइट किया वो मैंने, बस उतना, आगे का मैं पढ़ता हूं अभी। तो अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मिस्टर एस, क्योंकि अपन किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, मिस्टर एस की। तो अपन मिस्टर एस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ओस का मतलब होता है देना, देना है, दिए नहीं है, देना है। अब मैं मिस्टर एस हूं, तो वो बोलता है मुझको, मैं, आप भी अपने आप को मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो बेटा, कि मिस्टर एस मेरे को 15,000 रुपए देना है। मैंने क्या कहा, मुझे 15,000 रुपए देना है। तो मैं मिस्टर एस हूं, मुझे 15,000 रुपए देना है। किसको देना है, मिस्टर आर को, 1 तारीख को। मतलब क्या हो बेटे, जब किसी को आपको कोई पैसा दे, ओज मतलब देना होता है, आप लिख लो वहां पे, आपके बुक है, ओज मतलब देना है, ओज मतलब देना है। तो मुझे यहाँ पे मिस्टर एस को देना है, किसे, मिस्टर आर को, मुझे देना है आर को 15,000 रुपए। तो जब मैं मिस्टर एस हूं, पूरे क्वेश्चन में आप भी मिस्टर एस, उसके पॉइंट ऑफ सोचो, तो 15,000 रुपए देना है। जब 15,000 रुपए किसी को देना है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। वो क्या होती है, लाइबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे मिस्टर किसको, आर को देना है ना अपने को, तो मिस्टर आर को देना है कितना, 15,000 रुपए। तो देखेंगे आप यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, ये 2020 कौन सा मंथ है, ये मंथ है आपका अप्रैल। अप्रैल में ये 1 तारीख का बैलेंस दिया था। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखे, क्रेडिट साइड में क्यों लिखे, ऐसा तो नहीं लिखा था क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पिछले सेशन में हमने जो एक क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27, वहां पर उसने अपने को ये बोला था डेबिट बैलेंस। तो उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को मैंने क्या किया था, वहां जाके डेबिट में लिखा था उन लोगों के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जिनको क्रेडिट बैलेंस बोला था उनको उन पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला उसने कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो फिर आपने क्यों जाके क्रेडिट में लिखे, क्रेडिट में इसलिए लिखा कि इसने कहा मिस्टर एस ओज देना है, देना है मतलब हमको मिस्टर एस ओज देना है। कितना देना है, 15,000 रुपए देना है। तो जब 15,000 रुपए देना है, ओज मतलब देना है, तो देना है एसेट होती है कि लाइबिलिटी, मुझे पैसा देना है किसी को, मिस्टर आर को पैसा देना है, तो मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है किसी को पैसा देना, किसी से लेना जब पैसा रहता है वो एसेट होती है। तो ये क्रेडिट, लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस थे, इसलिए मैंने ये ओपनिंग बैलेंस जो था क्रेडिट साइड में लिखा। आप यहां पे लिख दोगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, ब्रॉड डाउन, पिछले बार का क्लोजिंग होगा तो इस साल का ओपनिंग, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ओके, अब आगे मुझसे वो कहता है कि यहाँ पे मिस्टर एच ओज मिस्टर एस ₹20,000। मिस्टर एच को, अपन कौन है, मिस्टर एस है, अपन किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करें, मिस्टर एस की। तो मिस्टर एच को, मिस्टर एस को मतलब मिस्टर एच को मुझे 20,000 रुपए देना है। तो उसने ऐसा नहीं बोला डेबिट बैलेंस, उसने बोला कि एच को मुझे 20,000 रुपए देना है। तो जब एच से मुझको 20,000 रुपए लेना है, तो वो मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी, एसेट है, एसेट है, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है। और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। सो आप यहां पे लिखेंगे एच के अकाउंट में, क्योंकि एच से लेना है इसलिए एच के अकाउंट में बेटा, ठीक है, वहां पर आप लिखेंगे टू, सॉरी, टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है? 20,000 रुपए। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपए, यहां पे दिया ना उससे 20,000। तो अपने को एच से 20,000 रुपए लेना है, तो अपने लिए क्या एसेट, एसेट के कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एच से लेना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे देना था तो लाइबिलिटी थी, मैं आप चाहो तो ऐसा लिख देता हूं। ये हमारे लिए क्या है? एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि लेना है। ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि हमको पैसा देना है। तो लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते इसलिए क्रेडिट में लिखा, एसेट के डेबिट बैलेंस होते इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा। ओके, पिछले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था डेबिट बैलेंस स्पेसिफिकली बोला था, और क्रेडिट बैलेंस स्पेसिफिकली बताया था। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया नहीं है, लेकिन पढ़ के हमने समझ चाहिए ये एसेट और ये क्या है? लाइबिलिटी। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते तो उसको डेबिट में लिखे, लाइबिलिटी के क्रेडिट होते तो उसको क्रेडिट में लिखे। अब आगे हमसे कहता है मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। अपन कौन इस चीज को ख्याल रखेगा? जैसे क्वेश्चन अगर पढ़ो अपन यहाँ पे, तो अपने को लगता है मिस्टर आर सोल्ड, तो फट से एंट्री पास अपन सेल्स की कर देते, वो गलत हो जाता। क्यों? अपन मिस्टर आर नहीं है, अपन है एस। इस चीज को क्वेश्चन में अपने दिमाग में बैठा लो, अपन है मिस्टर एस। तो मिस्टर आर ने बेचा मिस्टर एस को, तो अपने लिए सेल नहीं हुआ, अपने लिए परचेज हुआ। तो अपन ने परचेज करे, कितने का था वो? 60,000 रुपीज का था बेटा, 60,000 रुपीज का था, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई चीज आप बल्क में परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट दिया, तो खरीदते वक्त ही डिस्काउंट मिल जाता है। तो खरीदते वक्त ही मेरे को पता था 60,000 का, उसने 10% माइनस करके आपको 60,000 का 10% 6,000 होता है, 6,000 माइनस करूंगा इट विल कम 54,000। तो 54,000 में मैंने परचेज किया। अब परचेज किया, मैं कौन हूं? अब अपने को लेजर बना रहे, जर्नल एंट्री ओरली बनाना है अपने को, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। सो मैंने कहा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे लेना है, कितना पैसा लेना है मुझे यहाँ पे लेना है कितना? 54,000। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा मैंने परचेज किया। सो परचेज अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो लिख लेना है सर रफली कहीं, मगर अब लेजर बना रहे अपने को, डायरेक्ट लेजर बनाना है, लेकिन समझने की परचेज अकाउंट डेबिट किससे लिए? अपन ने लिए आर से, तो टू आर अकाउंट कितना? 54,000। अब आप बोलेंगे सर 54 क्यों? अच्छा, पहले परचेज अकाउंट की डेबिट, परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, इसलिए परचेज को अपन ने डेबिट किया। फिर उसके बाद किसने दिया? गुड्स, आर ने। अब वहां पे ये नहीं बोला कि कैश में है कि क्रेडिट में, वहां पे कैश में क्रेडिट में नहीं बोला। तो फिर इंटरप्रिटेशन रूल पे जाते, और इंटरप्रिटेशन रूल क्या कहता है आपसे कि नाम है क्या? तो यहाँ पे मिस्टर आर का नाम दिया हुआ है, मिस्टर आर का क्या है? नाम दिया हुआ है। मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है आपका? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम दिया तो क्रेडिट परचेज है, तो इसलिए नाम दिया। तो परचेज, आर कौन है? पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हियर आर इज गिवर, आर ने हमको गुड्स दिया है ना, तो हमने परचेज किए, वहां पे सेल वर्ड हुए तो आर ने सेल किया। अपन कौन है? मिस्टर एस। तो मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। सो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, तो आर अकाउंट में जाएंगे आप और वहां पे आप क्रेडिट करेंगे। कौन सी तारीख है? 4 तारीख, बाय परचेज है। तो आर को क्रेडिट करेंगे 54,000 रुपीज से, किसके अगेंस्ट? परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। तो अब परचेज अकाउंट उसने अपने को बनाने नहीं बोला, तो इसलिए मैं परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे उसको जाके, लेकिन परचेज बनाने नहीं बोला। 2 ही अकाउंट क्वेश्चन में पूछा, एक थे एच का और एक आर का एस की बुक्स में, इसलिए अपन यहाँ पे अब सर 54 आपने एक ही इफेक्ट दिए, दूसरा इफेक्ट तो दो जाके। अरे भाई साहब, दूसरा इफेक्ट देना, परचेज अकाउंट में डेबिट करना है, वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मगर ये दूसरा इफेक्ट इसका परचेज में डेबिट होगा। ओके, क्वेश्चन उसके बाद आपको कहता है फिर 5 तारीख को कि मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर एच गुड्स प्राइस एट ₹30,000। तो अपन ने किसको बेचे? एच को बेचे, अपन ने एच को बेचे, अपन मिस्टर एस से अपन ने एच को बेचे। सो क्या एंट्री पास होंगी इसकी? तो यहाँ पे ये नहीं बोला कैश में कि क्रेडिट में, तो आप नाम देखते तो पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया, किसको बेच रहे अपन? यहाँ पर अपन बेच रहे एच को, तो पार्टी का कौन है? पार्टी का नाम है एच है वो, तो एच को बेचे तो नाम दिया हुआ है, तो फिर ये क्रेडिट सेल है। एंट्री विल बी एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना? 30,000। तो एच अकाउंट अपने को बनाने के लिए बोला, तो वहां पे अपन डेबिट करेंगे 5 तारीख को। कितना एच अकाउंट को? ये देखो ये एच अकाउंट है, इसको डेबिट करे, इसको डेबिट करे, कितने अमाउंट से उसने बोला? 30,000 रुपए से, किसके अगेंस्ट? सेल्स। तो यहाँ पे लिखो टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ओके,
टू क्या लिखेंगे आप लोग, सेल्स अकाउंट। ओके, तो आपने बोलेंगे सर दूसरा इफेक्ट तो दो, आपने एच को डेबिट करे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को इफेक्ट दो ना, दो इफेक्ट होते ट्रांजेक्शन की, सही बात है। उसने सेल्स अकाउंट पूछा नहीं है क्वेश्चन, अगर पूछता तो मैं सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करता था, तो वैसे उसका दूसरा इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अपने को सिर्फ एच और आर के अकाउंट को ही पूछा उसने। ओके, उसके बाद हमसे 17 तारीख का पूछता है, रिकॉर्ड परचेज ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर विच वे सोल्ड टू एच एट प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं हूं मिस्टर एस, तो हमने क्या करे, परचेज करे 25,000 रुपए का आर से। तो आर से जब 25,000 रुपए का परचेज की तो क्या एंट्री पास होंगी बेटा, एंट्री होंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने किससे परचेज करे बेटा, आर से, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 25,000। क्यों, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, तो आप परचेज करें तो परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो इसलिए मैंने वहां पे डेबिट किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब वो वहां पे कैश क्रेडिट नहीं लिखा, तो इंटरप्रिटेशन रूल पे जाते हम देखते हैं नाम दिया क्या, वहां पे नाम दिया हुआ हमको, तो नाम दिया हुआ आर मतलब एक क्रेडिट में था, तो भाई क्रेडिट में परचेज करे तो वो पर्सन, आर इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो आर यहाँ पे गिवर हुआ, इसलिए उसको अपन ने क्या किया, क्रेडिट करे। ओके, अब वहां पे रिकॉर्ड परचेज ऑफ ₹20 नेट फ्रॉम, नेट वर्ड से कंफ्यूज मत हो ना, कुछ ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट को माइनस करके उसने नेट, इसलिए दैट्स व्हाई यूजिंग द वर्ड नेट। ओके 25,000, तो यहाँ पे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, तो आर को अपन क्रेडिट करेंगे 17 तारीख को ही, बाय कितना अमाउंट है, 25,000, तो यहाँ पे आर को क्रेडिट करें अगेंस्ट परचेज अकाउंट, तो आप इसका एक इफेक्ट हुआ कि आर को क्रेडिट करे बेटा, दूसरा इफेक्ट होगा परचेज को डेबिट करो, वो अकाउंट नहीं पूछा आपने से, लेकिन दूसरा इफेक्ट कौन सा होगा, परचेज को, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। फिर आगे हमसे कहता है, इसी पॉइंट में आगे वो कहता है कि ओके विच वेयर सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। अब अच्छे से समझना, मैं हूं मिस्टर एस, आप हो मिस्टर आर, तो मैंने आपसे 25,000 रुपए में कोई चीज खरीदा, तो एंट्री पास किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर, मैंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। आप आर हो, मैं हूं एस, तो मैंने आपसे परचेज किया, मेरी बुक्स में अकाउंटिंग करी जा रही, तो मैंने एंट्री पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट, तो मैंने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, आप आर हो। अब मेरे पास एक गुड्स 25,000 का आ गया, तो वो कहता है विच वेयर सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, यही गुड्स को, आप आर थे मैं एस था, तो मैंने आपसे खरीदा, मेरी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट एंट्री पास किया। अब एक गुड्स 25,000 का मेरे पास आ गया, इसी गुड्स को, 25,000 के गुड्स को मैंने बेच दिया, किसको बेचा, एच को, तो आप आर हो, आपसे खरीद के खरीदा और फिर एच को बेचा, और वो कहता है कि 15,000 के प्रॉफिट पे बेचा। अब बताओ 15,000 के प्रॉफिट पे बेचा तो मैंने कितने में बेचा होगा, कोई मुझे आंसर दे सकता है। मैंने आपसे गुड्स खरीदा था 25,000 रुपए का, और वही गुड्स को 15,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में सेल किया होगा, कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है। 25,000 रुपए का गुड्स मैंने आपसे खरीदा, उसी चीज को मैंने 15,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, करेक्ट 40,000, करेक्ट बेटा, मीन्स मीन्स सोल एट रुपीज, करेक्ट, सब करेक्ट जवाब दे रहे, 40,000, 40 के, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे 25 की चीज 15,000 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 40,000 में बेचा, किसको बेचा, एच को, तो क्या एंट्री पास होंगी बच्चों, यहाँ पे एच को बेचा, तो एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एच को बेचे, तो एच इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट कर, वो रिसीवर, तो एच अकाउंट डेबिट। सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट, दैट्स व्हाई टू सेल्स अकाउंट, दैट्स व्हाई टू सेल्स अकाउंट, तो हमने किसको क्रेडिट करे, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करे। सो एंट्री इज एच अकाउंट डेबिट, एच अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री पास हमने करे 40,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 तारीख को, 17 तारीख ये कौन सी तारीख है, ये 17 तारीख, 17 तारीख को यहाँ पे, यहाँ पर अपन एच अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 40,000 रुपए से, किसके अगेंस्ट, सेल्स की, तो यहाँ सेल्स अकाउंट। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, वो पूछा नहीं इसलिए अपन नहीं लिख रहे,
ओके, उसके बाद अब से कहता है 18 तारीख को मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ आर गुड्स ऑफ 4 अप्रैल। अभी क्या होगा, 4 अप्रैल के ट्रांजेक्शन में वो कहता है कि यहाँ पे 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन किस चीज का हुआ था कि मिस्टर आर सोल गुड्स वर्थ रुपीज 60,000, वो फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है, तो मिस्टर हमने खरीदे थे, तो 4 तारीख के ट्रांजेक्शन में देखो हमने खरीदे थे, तो एंट्री पास की थी अपने परचेज, ये देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, ये एंट्री पास की थी बेटा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट। अब क्या होता है यहाँ पे कि मैंने कहा कि 18 तारीख आई, ये 4 तारीख की बात है कि गुड्स परचेज करे थे, वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद 54,000 रुपीज का था, तो 54,000 रुपीज का हमने गुड्स खरीदे थे 4 तारीख को। लेकिन जब 18 तारीख आई तो मैंने कहा कि नहीं, वो जो गुड्स मैंने खरीदा था 4 तारीख को मिस्टर आर से, उसमें मैं 10% गुड्स रिजेक्ट कर रहा हूं। तो हो सकता है गुड्स रिजेक्ट करने के रीजन क्या हो सकता है डैमेज गुड्स होगा, या हमने जो गुड्स बुलाए नहीं वो गुड्स उन्होंने कभी भेज दिए, जैसे स्पेसिफाई करे थे वैसा गुड्स उन्होंने नहीं भेजे, ये डैमेज गुड्स आपने रिजेक्ट करे। इसका मतलब ये गुड्स आप वापस उनको भेज रहे हो, ये गुड्स क्या कर रहे हो आप, ये गुड्स आप उनको वापस भेज रहे हो, तो ये गुड्स में वापस भेजो, तो 54,000 का पूरा गुड्स वापस नहीं भेज रहा हूँ, 54,000 में से सिर्फ 10% ही रिजेक्ट करता। 18 तारीख को कहता है कि 54,000 में से कितना रिजेक्ट करे, अपने 10% ही रिजेक्ट करे, तो 54,000 का 10% होता है 5,400। तो वैसे तो मैंने एंट्रीज की क्या पास किया था, मैंने एंट्री पास किया था, मैंने हमेशा कहा आपसे कि जब भी कोई कैंसलेशन होता है तो जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री पास करते। तो यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री क्या पास किए थे, ओरिजिनल एंट्री हम लोगों ने पास किए थे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट, ये ओरिजिनल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट, ये एंट्री पास की, इसकी रिवर्स एंट्री क्या पास होगी, इसकी रिवर्स एंट्री की आर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज ऐसे ही होंगी। तो यहाँ पे मैं एंट्री लिखता हूं आर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन यहाँ पे आर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा कि मैं चाहूं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूं, लेकिन अकाउंटिंग का पर्पज ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हमको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले हमको। तो इसीलिए हम लोग ने एक नया अकाउंट क्रिएट करे परचेज रिटर्न, तो परचेज में भी क्रेडिट करते थे, नेट इफेक्ट सेम ही होता, लेकिन परचेज रिटर्न इसलिए क्रिएट करा कि मुझे ये समझ में आया कि मैंने कितने गुड्स का परचेज जो किया था उसको रिटर्न किया, उसको वापस किया। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, जिन लोगों ने 11-12 में कभी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो आपको ख्याल होगा कि जो परचेज की जो फिगर रहती थी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, आप उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करते थे, माइनस करके नेट इफेक्टिव बताते, लेकिन आपको पता होता था कि परचेज इतना था, परचेज रिटर्न इतना हुआ था, इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती थी। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पे परचेज में एडजस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट करते, सॉरी ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते, परचेज रिटर्न क्रेडिट करे हमने ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिले। तो ये रिवर्स एंट्री परचेज टू आर की, आर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना 10% रिजेक्ट करे, तो जो 4 तारीख को आपने परचेज करते वो था 54,000 का, 54,000 का 10% होता है 5,400। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एंट्री क्या पास की हम लोगों ने, परचेज आर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो आर को आप डेबिट करेंगे, कौन सी तारीख को आपने रिजेक्ट करे 18, कितना अमाउंट 5,400, 5,400 किसके अगेंस्ट में, परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो ये फिगर कैसी आई, 54,000 का 10%, 54,000 का 10% 5,400। तो ये आपने एक इफेक्ट दी कि आर अकाउंट को डेबिट करे, दूसरा इफेक्ट ये होता है कि परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट हमसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, पूछता तो उसका सेकेंड इफेक्ट वहां पे अपन देते थे। ओके, उसके बाद ही हमसे कहता है 19 तारीख को, 19 तारीख को मिस्टर एस इश्यूड ए कैश मेमो ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर एच वो केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। अब इस चीज को अच्छे से समझना, दे यूज द वर्ड कैश मेमो, मतलब ये होता है कि कैश से जब कोई गुड्स कैश में बिकता है तो कैश मेमो दिया जाता है, जो आप इनवॉइस रहते हैं तो कैश मेमो लिखा हुआ होता है, तो कैश मेमो इट मीन्स ये कैश सेल, ये कौन सा सेल है, कैश सेल हुआ है, इश्यूड ए कैश, यहाँ पर कैश सेल कर, मिस्टर एस इश्यूड ए कैश for ₹10,000 to Mr. H who came personally for this consignment of goods urgently needed by him। हाँ, तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपने सेल करे
ये कैश सेल्स हुआ। इशूड ए कैश मेमो इशू करे क्योंकि पैसा मिला अपने का, इसलिए इट्स अ कैश सेल। भला ही मिस्टर एच हमारे पास आया था गुड्स लेने के लिए, लेकिन उसको हमने उधारी में नहीं बेचे, हमने नगद में बेचे, कैश में बेचे, तो इसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री, इसमें मैं नोट भी लिखा दूंगा आपको। तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्यों डेबिट, क्योंकि पैसा आया। कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट आपने। मगर यहाँ पर अपन देखें तो हमको तो यहाँ पे ना ही कैश अकाउंट पूछा है, ना ही सेल्स अकाउंट पूछा है, हमको तो यहाँ पे मिस्टर एच और मिस्टर आर का अकाउंट पूछा है। तो उसमें तो कैश और सेल्स जो एंट्री में जैसे हुआ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वो दो अकाउंट पूछे ही नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे। मगर कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट अगर हम बनाते तो कैश अकाउंट को डेबिट करते थे अपन लोग 10,000 रुपए से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते थे 10,000 से। मैं इस पे एक नोट लिखा दूंगा, हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमको क्वेश्चन में कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट पूछा नहीं है। पूछता और अगर हम बनाते तो कैश अकाउंट को डेबिट करते और सेल्स अकाउंट को क्या करते, क्रेडिट करते। ओके, तो इस पे मैं एक नोट लिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आता हूं मैं 22 तारीख पे। 22 तारीख को कहता है मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस एंजॉइंग ए 0.5%, 1/2 मतलब 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ₹20,000 ऑफ द पेमेंट रिसीव ₹20,000 बाय वे ऑफ चेक। अच्छा ठीक, अब ध्यान से इसको आप समझेंगे। सो आप क्या कहता है आपसे कि थोड़ा सा मिस्टर एच से हमको जो पैसा लेना था, तो वो कहता है मिस्टर एच से जो पैसा लेना था, ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फ्रेम करी हुई है कि जो मिस्टर एच से जो पैसा लेना था उसने आधा पैसा हमको दिया। कैसे दिया मैं समझाता हूँ, 2 मिनट रुकना, इस पे भी नोट लिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो मिस्टर एच से हमको पैसा लेना कितना था, तो मिस्टर एच के अकाउंट में जाता हूँ, तो 20 और 30 कितना हुआ, 20 और 30 कितना होता है, 50 और 40, मुझे 90,000 रुपये मिस्टर एच से लेना था यहाँ पे, इस पोजीशन में जिस तारीख की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में मिस्टर एच से कितना ले रहा है, 90,000 रुपये। दिख रहा है आपको, इसमें मैं नोट लिखा के दूंगा, अभी मैं आपको रफली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 90,000 रुपये मुझे मिस्टर एच से उसने हाफ दिया। तो 90,000 का मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 90,000 रुपये लेना था मुझे इस तारीख को। उसके 50% की बात करता है तो वो आता है 45,000। अब 45,000 में से क्या हुआ, उसने कुछ डिस्काउंट में दे दी, हमने उसको कैश डिस्काउंट दी। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए हमने बोला यार जल्दी पैसा दे दे, कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, दैट इज कैश डिस्काउंट, उसको लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे 45,000 का 0.5% कितना होता है, 225, 0.5% ये कितना होता है, 225। तो ये 225 क्या हो गया बच्चों, ये रफली समझा रहा, अभी मैं इसमें नोट लिखा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे 225 का डिस्काउंट है, तो 45,000 में 225 हटा दूं मैं, तो वो आता है आपका 44,775, इतना आता है 44,775। सो भाई ये 44,775 में पूरा का पूरा पैसा उन्होंने कैश में नहीं दिए, उन्होंने बाय चेक 20,000 दिए। उसमें बोला कि 20,000 कैसे दिए बेटा, बाय वे ऑफ चेक। तो इसमें से 20,000 रुपए मेरे को चेक से आए, कहां से, बैंक थ्रू बैंक, चेक से आए। तो 44,770 में 20,000 चेक से आए, तो इसमें से माइनस 20,000 करो, तो जो बचा हुआ आया कैश, दैट इज 24,775, वो किस में आया, कैश में आया। अब इसकी एंट्री पास करना रहेगा, अपन इसमें नोट बनाएंगे। अब इस पे एक इसकी एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, आप इसको समझो। आपको 45,000 रुपीज, पहले तो 90,000 रुपए, 90 कहां से, डेबिट साइड की टोटल करो, 20, 30 और 40, 90,000 रुपए लेना। उसने 50% का सेटलमेंट किया, तो 50% होता है 45,000। 45,000 में 0.5% डिस्काउंट दी, तो 45,000 का 0.5% है 225, तो बचता है 44,775। उसमें 20,000 का चेक दिया, तो इसलिए बैंक में 20,000 आए, और बचे हुए कैश, तो बचे हुए 24,775 कैश में आए, ठीक है। अब एक काम करो, आप लोग ये दो नोट लिख ही लो यहाँ पे। तो आपने जो यहाँ पे लिखो, नोट नंबर 1, सेल ऑफ रुपीज, वो जो आपको नहीं कैश सेल था, वो वाला पॉइंट मैं लिखा देता हूं पहले मैं आपको। सेल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन 19th of April
is a cash sale, is a cash sales. Therefore, it will not be recorded in the personal account of मिस्टर एच। समझ में आया क्यों? क्योंकि एंट्री क्या पास होगी, कैश सेल था वो, सो एंट्री क्या पास हुई होंगी उसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मिस्टर एच इसमें है ही नहीं, तो उसको क्यों अपन उसके अकाउंट में लिखेंगे। सेकेंड नोट लिखो यहां पे, ऑन 22 अप्रैल मिस्टर एच owes मिस्टर एस ₹90,000। कितने ने? 90,000। ये 90 कैसे आपको समझा ना, ओज मतलब देना, तो एच को हमको देना था 90,000 रुपए, ठीक है। यहां पे अब कैसे सेटलमेंट हुआ, वहां पे आप लिखेंगे अमाउंट टू बी सेटल्ड 90,000 रुपए का 50%, कितना आया 45,000। फिर क्वेश्चन में कहा कि 1/2% मतलब 0.5% इसमें डिस्काउंट दिया गया। ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जो पेमेंट के वक्त करते हैं ना, कैश डिस्काउंट होता है। सो 45,000 पेमेंट के मतलब अर्ली पेमेंट के लिए जो देते दैट 45,000 का 0.5% था, तो वो 225 आया था, तो अर्ली पेमेंट के लिए। तो ये कितना बचा, बच रहा था ये हमारा 44,775। सो आउट ऑफ दिस अमाउंट सेटल्ड बाय चेक, वो कितना था 20,000 रुपए। इसमें से बैलेंस सेटल्ड इन कैश, तो 44,775 में से अगर 20,000 रुपए चेक से हुआ, तो आपका 24,775 किससे हुआ, कैश में। अब आपके नॉलेज के लिए यहाँ बच्चे में जर्नल एंट्रियां लिख देता हूं, ठीक है। ये वर्क नोट ठीक था, लेकिन नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एंट्री में आपको लिख देता हूं। क्या इसकी एंट्री पास होगी, बताओ मुझे। सबसे पहले अपने को कैश मिले, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया अपने पास 24,775, ठीक है। उसके बाद चेक, पैसे मिले चेक बाय चेक के थ्रू 20,000। तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट रिसीवर, तो हमारे बैंक में पैसा आया, रिसीवर है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। हमने उसको 225 का डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 225। ये सब किसने दिया, क्या नाम था उसका, एच, तो टू मिस्टर एच अकाउंट, टोटल ये 45,000। तो हमको लगता है सर एक हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट का मतलब जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करे। तो अगर आप डेबिट की अमाउंट देखो दैट्स कम 45,000 ओनली, ओके। क्रेडिट की कितनी 45,000, ओके। तो एंट्री अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेना। तो ये आप लोग को 22 तारीख के ट्रांजेक्शन समझ में आया, ओके। 22 तारीख का ये ट्रांजेक्शन, ओके, ठीक है। सो लिखे आपने, ओके, ठीक है, सबने लिखे। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे इतना लिखे सबने, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये एंट्री अपने को, अपन ने ये वैसे तो इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में जा रहा है, बैंक में, डिस्काउंट में और एच में, तो अपने को कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं बनाना था, सिर्फ मिस्टर एच अकाउंट बनाता, तो उसमें इफेक्ट दे देते जाके। तो एच अकाउंट को अपन ने देखो एंट्री में क्या की, क्रेडिट करे। तो क्रेडिट कर, तो एच अकाउंट में यहाँ पर जाओगे और क्रेडिट साइड में आप लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में
2020 अप्रैल, कौन सी तारीख है, 22 तारीख थी। तो एच अकाउंट को 45,000 से क्रेडिट कर रहा है, लेकिन किस किस के अगेंस्ट में, कैश के, बैंक के और डिस्काउंट के। तो आप यहां लिखोगे बाय कैश अकाउंट 24,775, बाय बैंक अकाउंट 20,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 225। तो ये सारी चीजें कहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, नोट नंबर 2 में बात हुई है, ठीक है। तो मैं नोट नंबर 2 में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, रिवीजन के वक्त अगर लगा तो वहां पे नोट नंबर 2 ऐसा लिख लेना, नोट नंबर 2 ब्रैकेट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा 22 तारीख का भी पॉइंट खत्म होता है। मैं आता हूँ 26 को, क्या हुआ 26 तारीख को, आर टोटल ड्यूज लेस ₹10,000 हेल्ड बैक वेयर क्लियर्ड बाय चेक इंजॉइंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 ऑन पेमेंट मेड। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना, सेंटेंस का तो इंस्टूडेंट ट्रिकी यहाँ पे बना है, लेकिन कुछ है नहीं, ध्यान से अब आप मेरी बात सुनो। तो अपन है मिस्टर एस, अपने को आर से कुछ पैसा लेना है, तो वो कहता है कि आर ने लेस हेल्ड बैक 10,000 रुपए अभी नहीं दिया, मतलब वो पेएबल है। अब इसको समझना आर अकाउंट को। अब ये मेरे सामने बच्चों आर अकाउंट है, मैं यहां पे लिखता हूं ये आर अकाउंट से मुझको लेना कितना था, आर में सॉरी मेरे को उसको देना है, ठीक है। आर को क्रेडिट बैलेंस सर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 15,000 रुपए प्लस 54 क्रेडिट का प्लस 25, आप इसको लिखो अभी, यह आया आपका 94,000, यहाँ टोटल करो 94,000। अब ये 94,000 में से मैंने 5,400 को तो वो वापस कर दिया, आज टोटल ड्यूज वेयर क्लियर्ड बाय चेक, हमने पे किया उसको, हमने, उसने नहीं, हमने पे किया हमने बाय चेक उसको पे करे। तो कितना पे करे वहां पे अमाउंट नहीं लिखा, लेकिन वो कहता है कि टोटल हमने, अगर मैं टोटल पूरे 94,000 क्रेडिट साइड जो ज्यादा आ रहा है, 94,000 में 5,400 हटा दो, तो 5,400 हटा दो, तो मुझे उसको देना था 94,000 में 5,400 में हटाता हूं, तो मुझे उसको देना था 88,300। मुझे कितना देना था उसको, 88,600, नॉट 300 सॉरी, 88,600 मुझे उसको देना था। लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग बहुत अच्छे समझना, लेकिन वो कहता है कि आज टोटल ड्यूज लेस ₹10,000 हेल्ड बैक। हेल्ड बैक मतलब हमने 10,000 रुपए भी नहीं दिए, 10,000 रुपए नहीं दिए, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ जब ये मंथ एंड हो रहा है आपका, अप्रैल मंथ है 30 अप्रैल को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस कैरीड डाउन। आपने बोले सर ये 10,000 रुपए कहाँ से लाए, इसको अच्छे से समझना, ये आपने कैसे लिखे बेटा, 10,000 रुपए कहाँ से लाए। मैंने कहा हेल्ड बैक मतलब अभी हमने उसको दिए नहीं, हमको देना था उसको, लेकिन हमने 10,000 रोक के रखे, बचा हुआ दिए, ठीक है सर, इस ऐसे आपने, इसलिए बैलेंस है तो पेएबल है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे ओपनिंग आप यहाँ पे लिखते हो तो क्लोजिंग यहाँ पर आता है बेटे, ठीक है। तो पेएबल है, लाइबिलिटी, जनरली बैलेंसिंग फिगर आती है आखिरी में, लेकिन यहाँ याद है हर अकाउंट के बैलेंस निकालते, बैलेंस कैरिड डाउन लिखते, मगर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर उसने अपने को बता दिया है, उसने अपने को यहाँ पे बता दिया कि इतना बैलेंस आएगा, ठीक है, हमने लिख लिया 10,000 रुपए। जनरली ऐसा बैलेंस बताता नहीं, बैलेंस हम निकालते, कोई भी अकाउंट की डेबिट क्रेडिट की टोटल करते और जो बैलेंस आता है उसको बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखो तो उसने बोला है कि 10,000 रुपए बैलेंस है, हेल्ड बैक, हमने उतना पैसा अपने पास रखे उसको दिए नहीं है, तो ये 10,000 रुपए का बैलेंस उसने बता दिया, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए लिख दिया बैलेंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों, उसको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना, लाइबिलिटी के, देना है, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इतना ख्याल रखना है। यहाँ पे ओपनिंग है तो क्लोजिंग इस साइड में आता है, ठीक है। तो 10,000 रुपए आपने यहाँ पे लिखे, ठीक है सर। उसके बाद वो बोलता है कि हमने उसको कैश डिस्काउंट दिए, कितने का अमाउंट दिए, 1,000 रुपए का। तो उसको कैश डिस्काउंट अपन ने, कैश डिस्काउंट सॉरी उसने अपने को इंजॉइंग कैश डिस्काउंट, अपन को उसने सॉरी अपन जब पेमेंट दे रहे थे तो उसने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, ये जो डिस्काउंट 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो ये मेरे लिए इनकम है, तो मैंने लिखा टू, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा था ना, तो कम पेमेंट का, तो मैंने उसको अर्ली पेमेंट करूंगा, इसलिए उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, कितने का, 1,000 रुपए का। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। मगर कौन है वो, आर, तो आर अकाउंट डेबिट। तो आर को क्यों डेबिट करे, क्योंकि मैंने उसको अर्ली पेमेंट कर रहा हूं तो उसको बेनिफिट मिला है, तो आर अकाउंट डेबिटेड 88,600, करेक्ट करेक्ट, ओके। सो यहां पर आर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो मैंने आर को यहाँ पे डेबिट भी कर दिया। वो कौन सी तारीख के ट्रांजेक्शन है, 26 तारीख की, तो मैंने यहाँ पे 26 तारीख को यहाँ पे आर को डेबिट भी कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम पे।
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम पे ये मैंने डेबिट भी कर दिया, कितना, 1,000 रुपए। तो वैसे तो मैं अगर देखा जाए यहाँ पे, वैसे तो अगर मेरे को यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अमाउंट मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, तो इसके बारे में अगर अपन यहाँ बात करें तो इसको बेसिकली मुझे उसको देना कितना था, आपने क्रेडिट साइड की टोटल करे थे तो देना मुझे उसको 94,000 था। लेकिन भाई साहब पहले मैंने इसमें से 5,400 का गुड्स वापस कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर आ रहा था 88,600, इतना आ रहा था। लेकिन उसमें से मैंने कहा कि मुझे आप डिस्काउंट दो, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपए का, और मैंने कहा कि क्लोजिंग बैलेंस मैं 10,000 रुपए बाद में दूंगा। तो 88,600 में से 1,000 का डिस्काउंट मिल गया और 10,000 बाद में दूंगा। इसका मतलब मैंने दिया कितना आपको, 77,600 रुपीज दिया। तो भाई साहब इज्जत से बता देते थे कि 77,600 दो, लेकिन इंस्टीट्यूट को मजा आता है ना तो ऐसे करने में, तो उसने ये नहीं बोला कि 77,600 रुपीज दिए, 1,000 का डिस्काउंट दिए। उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस बताया कि कितना नहीं दिए और कितना डिस्काउंट दिए वो बताया। तो उसके बेसिस पे अपन ने ये फाइंड आउट करे कि एक्चुअल में कितना पेमेंट दिए, वो हमने फाइंड आउट करे। तो एक्चुअल में कितना पेमेंट अपन नहीं थी, दैट्स कम 77,600। तो वो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती थी, आप वो 94 में से सारे डेबिट के आइटम माइनस करते तो ये आ जाता था आपका 77,600। तो इतना पेमेंट अपन ने उसको दिए। तो आर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज आर इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो वो रिसीवर हो, हमने उसको पेमेंट दिए। अच्छा, और कैसे क्लियर करे, बाय चेक, मतलब बैंक से गया, तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट गिवर, तो बैंक इज गिवर हियर। सो आप मेरे को जल्दी, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, तो आप मेरे को जल्दी से बताओ आपको ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? ठीक है, और ये बैलेंस आपका यहाँ पे ऐसे भी लिखे, अप्रैल के बाद आता है मई, तो ये मई मंथ में यहाँ पे आ जाएगा आपका, मई फर्स्ट में। तो यहाँ पर आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखे तो ये इधर आ जाता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जब आप लेकर आते हो ऊपर से नीचे ब्रॉड डाउन होता है, और जब बैलेंस आता है कैरिड डाउन, तो ये 10,000 रुपए। ओके, इतना सबको समझ में आया बच्चों, है ना? जब ये ऊपर से नीचे आता है जब आप ब्रॉड डाउन यूज करते, ओपनिंग को ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग को कैरिड डाउन यूज करते, इतना सबको समझ में आया बच्चों? यस सर, सबको समझ में आया? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, अब मैं आता हूं आगे, क्या कह रहा है अपने से, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है 29 को, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय ए चेक बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अब इसका मीनिंग समझ दे बेटा। अब एच की वो बात यहाँ पे कर रहा था, वो कहता है एच टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल, ब्रैकेट में ऐसा लिखता समझ में, ऑल वॉज क्लियर्ड बाय, मतलब जितना भी एच से पैसा लेना था उसने पूरा क्लियर कर दिया सिवाय 5,000 रुपए के। तो क्या किया बेटा, जितना भी एच से लेना बचा था उसने पूरा क्लियर कर दिया सिवाय 5,000 के। तो भाई साहब 5,000 मतलब उसने हमको नहीं दिया, उसने हमको 5,000 रुपए नहीं दिया, तो ये होता है बैड डेट, वो बैंकरप्ट हो गया। तो इसे कहते हैं डूब गया पैसा, हिंदी में कहते हैं डूब गया पैसा। हर ग्रुप में एक ऐसा एक दोस्त होता है ना, पैसा डुबाता है, तो बस वैसे 5,000 रुपए डूब गए। अभी 5,000 रुपए जो आपको नहीं मिले, बैड डेट कहते हैं, कॉमर्स की इसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, बैड डेट। तो बैड डेट इज ए लॉस, लॉस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, और लॉस शुड बी डेबिटेड। So entry here for this bad debt account debit, how much, 5,000 to bad debt account debit 5,000 to, अभी किसने हमको नुकसान दिया, एच ने, टू एच अकाउंट हाउ मच, 5,000। लेकिन सर मैं यहां पर देखो एच के अकाउंट की अगर आप पोजीशन देखो यहाँ पे, तो डेबिट की टोटल आती है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। तो हमने 45 का सेटलमेंट करे, अभी 45 उससे और लेना था, लेकिन उसने बोला 5,000 रुपए डूब गए क्योंकि बैंकरप्ट हो गया। तो ये कौन सी तारीख को बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 29 को। तो 29 की वो बात कर रहा है, 29 की। तो यहाँ पे बैड डेप्ट हो गया, तो एंट्री देखो क्या पास किया मैंने, एंट्री पास किया बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। तो उसने कहा कि एच अकाउंट को क्रेडिट करो, एंट्री क्या पास किया, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। तो एच अकाउंट को क्रेडिट करने बोला, तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए से क्रेडिट करा, ये अमाउंट क्या हो गया बच्चों, ये बैड डेप्ट हो गया मेरा, बैड डेप्ट अकाउंट, हाउ मच, 5,000। सो यहाँ पे इसका क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल
बट रुपीज 5000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम। बट रुपीज का मतलब हो रहा है ऑल, उसने पूरा पैसा दिया सिवाय 5000 रुपए के। ओके, वॉज क्लियर्ड बाय हिम। ओके, ऑल बट रुपीज 5000, बट क्लियर्ड उसका मतलब होता है कि पूरा पैसा दिया सिवाय 5000 के। तो 5000 क्या हो गया आपका बैड डेट। तो उसने बचा हुआ पैसा दे दिया, तो जो भी आपका बैलेंस आ रहा पैसा मिल गया हमको। तो यहां पे लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट, वो पैसा उसने हमको दे दिया। यहाँ पे बाय चेक, बाय चेक उसने अपने को बचा हुआ दे दिया। तो बचा था कितना, बचा अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में अपने को और 45,000 रुपए लेना था। 90 में से 45 का सेटलमेंट पहले हो गया, बचे हुए 45 में से 5 बोलते डूब गए, तो और 40 बचे। अगर आप बैलेंस भी यहाँ निकालोगे 40,000, तो वो पैसा अपने को क्वेश्चन में कहता है कि रिसीव, ये मिल गया, मिल गया बेटा, इसलिए बाय चेक। इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा, बैलेंस नहीं लिखा। अगर ये पैसा मुझे नहीं आया रहता था तो मैं यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखता था। ये पैसा आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे बाय बैंक लिखा, बाय चेक आया। इसमें अभी भी 10,000 रुपए का सेटलमेंट बचा और इसको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए बेटा। इसका क्रेडिट बैलेंस आया था, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। तो ये लाइबिलिटी, क्योंकि हमको उसको पैसा देना है। क्रेडिट बैलेंस किसके, तो लाइबिलिटी के। यहां पे डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, यहां पे डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसने पैसा दे दिया। अगर वो पैसा हमको कुछ नहीं देता, कुछ हिसाब किताब बचा होता, तो यहाँ पे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखता था, लेकिन हिसाब किताब नहीं बचा, उसने पैसा दे दिया। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, एक पॉइंट उसने आखिरी में फिर बोला कि आर के अकाउंट को बैलेंस आर अकाउंट, तो आर के अकाउंट को ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं 10,000। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे बच्चों, अगर डाउट नहीं रहा तो फिर मैं आगे आप लोगों सब्सिडरी वाले बुक वाले पॉइंट पे मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ओके, सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके गर्वित, सबको समझ में आया? अंकित, सौरभ, यस, ओके ठीक है, सबको क्लियर है? थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एकदम से बच्चों को, बेचारों को पहले पहले चैप्टर में ही ऐसा दे दिया एकदम से, लेकिन ठीक है, इसको आपने खुद से भी सोचना। आज का आपका होमवर्क क्या है पता है? आपने खुद से भी इस क्वेश्चन को एक बार करना, प्रैक्टिस करना बेटा, और फिर आप भी सोचोगे एंट्री। और जो मैं जो लिखता हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपको लगता है सर क्या पेज गंदा कर रहे हैं आप, इतना लिखते रहते, आपके पास भी बुक है, वो हार्ड कॉपी बुक की, उसमें आप भी लिखा करो। जो मैं जो ये मैं यहाँ लिखता हूँ वो आप वहां पे लिखा करो। जितनी गंदी बुक, मतलब बच्चे ने उतनी मेहनत किया है। ठीक है, चलिए, तो एक बार आपने भी क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी था मेरे हिसाब से पहले चैप्टर के, लेकिन ठीक है, पहले चैप्टर में एकदम से ठीक है, लेकिन आप सोचोगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार आपने भी इसको प्रैक्टिस घर पे करा, फिर भी कोई डाउट आता, अभी तो बच्चे बोले सारा समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर कोई डाउट आता भी आपको घर पे, यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हमारी इसी साइकिल पे। मतलब सर कौन सी साइकिल पे वापस आ जा रहे हैं अपन? सर कौन सी साइकिल? ये रही वो साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटिटी होता है, एंटिटी के क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन होते हैं, और ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को हम कहाँ कर सकते हैं? जर्नल में करते हैं, या कैश बुक में करते हैं, या एक आज जो हम नई चीज सीखने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक। तो एक चीज होता है कि भाई हमने ये चीज सीखी, एक सेकेंड, ओके, हमने ये चीज सीखे कि आप जो यहाँ पे ये करते हो कि आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जर्नल में लिख सकते हो, या कैश बुक में लिख सकते हो, सब्सिडरी बुक में। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, सब्सिडरी बुक को मैं आपसे कहता हूं कि हमने क्या लेजर, नॉर्मल लेजर कैसे बनता है आपको पता है, लेकिन अपन ने ये वाली स्टेज अभी डिस्कस कर लिया। लेकिन वापस जो सब्सिडरी बुक वाला पॉइंट, क्लियर कंसेप्ट अभी अपन डिस्कस नहीं, अब वो अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि कई बार ये बोलता है कि सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग कैसे करना है, तो अपने को पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। फिर यहाँ पे इसलिए मैंने पहले लेजर करा दिया, फिर सब्सिडरी बुक पे वापस जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा कि जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में आपको स्क्रीन पे कितनी बुक्स मिल रही दिख रही, यहाँ पे बुक्स दिख रही 3। तो मैं कहता हूं कि क्या ये जरूरी होता है बेटा, कि क्या ये जरूरी होता है कि मैं 3-3 बुक मेंटेन करूं? मैं आपसे कहता हूं कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पे
मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को 3 बुक दिख रही है। मेरे को यहाँ पे जर्नल दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कैश बुक दिख रही और मुझे सब्सिडरी बुक दिख रही। पहली बात तो ये कोई कंपल्शन नहीं कि आप तीनों की तीनों बुक मेंटेन करो। क्या कोई ऐसा कंपल्शन होता है कि तीनों की तीनों बुक मेंटेन करो? नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं होता। ये बिजनेसमैन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ा सकता है। कोई बिजनेसमैन चाहे तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करता है, कोई बिजनेसमैन चाहे तो सिर्फ क्या मेंटेन करता है? जर्नल मेंटेन करता है। उसने बोला मेरे को बाकी नहीं मेंटेन करना है, तो कोई कंपल्शन नहीं। वो अगर चाहे तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करे। वो कैश बुक और सब्सिडरी बुक, क्या सब्सिडरी बुक है मैं उस पर आता हूं, लेकिन अभी आप ये समझेंगे कि वो चाहे तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करे, वो चाहे तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करे और कैश बुक और सब्सिडरी बुक को मेंटेन नहीं करे। तो वो सिर्फ क्या मेंटेन कर रहा है? सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहा है, वो कैश बुक और सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं कर रहा। तो सिर्फ अगर वो जर्नल मेंटेन कर तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन 100% ट्रांजेक्शन वो किस में रिकॉर्ड करेगा? जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन उस बिजनेस में कब? जब वो सिर्फ जर्नल मेंटेन कर, तो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहां पे किया उसने? पहले जर्नल में किया। लेकिन उसको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा बिजनेस की काफी ग्रोथ हो रही है, कैश ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, बैंक्स के भी बहुत हो रहे, तो उसने कहा कि मैं कैश बुक मेंटेन करना चाहता हूं। तो अगर वो सिंगल कॉलम, डबल, ट्रिपल, डिपेंड कैसी कैश बुक मेंटेन कर रहा है, तो वो अगर ट्रिपल कॉलम सपोज कैश बुक मेंटेन कर, तो उसमें उसने कैश के ट्रांजेक्शन वहां पे लिखा, बैंक के ट्रांजेक्शन भी वहां पे लिखा और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन भी वहां पे लिखा। तो जब उसने यहाँ पे कैश के, बैंक के और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन कैश बुक में आ रहा है, अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है सपोज, तो वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अगर बेटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि वो ट्रांजेक्शन कैश के, बैंक के, डिस्काउंट के, तो वो कैश बुक में आ जा रहे। तो कैश बुक में अगर वो आ जा रहे हैं तो फिर जर्नल में नहीं आएगा। तो कैश बुक अगर मेंटेन करता है और अगर कोई ट्रांजेक्शन, कोई भी सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई भी कैश बुक हो, और अगर कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने क्या कहा आपसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैश बुक मेंटेन कर रहा है और जो भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते वो जर्नल में फिर रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो फिर दोबारा नहीं करेंगे। आपने कैश बुक में करे तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं अब यहां पे कि पहला केस था कि मैंने सिर्फ जर्नल मेंटेन किया, तो सारे के सारे 100% ट्रांजेक्शंस मैं कहां पे लिखता था? जर्नल में लिखता था। अब मैंने माना कि मैं जर्नल के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन कर रहा हूं, तो जो ट्रांजेक्शंस मैंने कैश बुक में लिखा, तो कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते? कैश, डिपेंड कौन सी कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, तो कैश के ट्रांजेक्शन, बैंक और डिस्काउंट के इसके आते ट्रिपल में। तो जो भी आपने यहाँ पे कैश बुक मेंटेन करो, जो भी ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में ये लिखे, वो ट्रांजेक्शन फिर जर्नल में नहीं लिखे जाते। ठीक है, अब मैं तीसरी स्टेज पे आता हूं और स्टेज के सब्सिडरी बुक। व्हाट इज सब्सिडरी बुक? कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो रहे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे। कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधारी में ट्रांजेक्शन हो रहे। उधारी में ट्रांजेक्शन हो रहे के मतलब कि मैं सेल्स कर रहा हूं, तो सेल कर रहा हूं तो क्रेडिट सेल कर रहा हूं, या परचेस कर रहा हूं तो क्रेडिट परचेस कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक सेपरेट बुक बनाऊं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड हो जा रहे, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं एक और बुक मेंटेन करूं, उसमें स्पेसिफिक मैं उसी, वो एग्जांपल में कुछ बुक्स के नाम दे दो, वैसे बहुत सी बुक बनती, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको मेन 4 बुक यहाँ पे आपके मटेरियल में दिए, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में शुरुआत में, वैसे इसके अलावा भी कुछ बुक्स बनती है। तो कौन सी 4 बुक आप कह रहे? तो मैंने कहा ये सब्सिडरी की बात कर रहे, पर ये 4 बुक्स है, तो 4 बुक के बारे में मैं कह रहा हूं। एक बुक का नाम मैं रखता हूं सेल्स बुक, इसे क्या कह रहा हूं मैं? सेल्स बुक। इसे कह रहा हूं मैं परचेज बुक, और इसे कहते एक सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट वाली आपकी परचेज रिटर्न बुक। मतलब मैंने कहा कि सब्सिडरी बुक में मैं 4 बुक मेंटेन करो, एक का नाम रखा मैंने, ये कोई भी कर सकता है अपने ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 4 बुक आपको सिलेबस में, दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ये क्या चीज है? पहले मैं सेल्स बुक कहता हूं। मैंने कहा कि सर, मैंने कहा कि कोई बहुत से ट्रांजेक्शन मेरे कैश सेल होता है, तो मैंने कहा कैश सेल तो कहां पे रिकॉर्ड हो जाता है? कैश सेल तो मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है ना। परचेज, अगर मेरे कैश परचेज तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। तो सर यहाँ पे क्या कर रहे? फिर यहाँ पे कौन सा सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न आप रिकॉर्ड कर रहे? वो सेल या वो परचेज जो भी उधारी में करा गया,
तो सब्सिडरी बुक में जो भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज जो भी है वो आपने यहां पे लिखते। पहली कंडीशन कि आप यहां पे कौन सी चीज लिखेंगे इस बुक में, जो भी उधारी में, सेल्स बुक है तो सेल्स क्रेडिट सेल आएगा, परचेज बुक है तो वहां पे क्रेडिट परचेज आएगा। ठीक है, जो अगर वो क्रेडिट परचेज वाला रिटर्न हुआ या क्रेडिट सेल वाला रिटर्न हुआ तो फिर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक में भी आता। इन अदर वर्ड्स जो भी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुए वही इन बुक्स में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अच्छा, कैश सेल हो गया तो कहां आएगा, फिर वो कैश बुक में आएगा। अच्छा ऐसा है, कैश परचेज हो तो कहां आएगा, वो कैश बुक में आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट, तो कैश बुक में नगद, यहाँ पे उधारी। वो बोलते हैं आज नगद कल उधारी, कोई दुकान में जाओ तो लिखा हुआ रहता है वहां पे ऐसा, आज नगद कल उधारी। तो नगद कैश बुक में और उधारी आपकी अदर सब्सिडरी बुक में, इस चीज को ख्याल रखेंगे। तो दो चीजें आपको, अब कैसे सेल्स बुक बनाई जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे परचेज बुक बनाई जाती है उस पर मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी अपने को इतना समझना है कि बुक्स अपन बनाते जब अपना बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो हमने बोला क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी बहुत होते, तो इन आप जर्नल में ना लिखते हुए मैंने एक अदर सब्सिडरी बुक बना ली और वहां पे मैं लिखूंगा। तो पहली कंडीशन है कि उधारी में ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला आता है इस बुक में। और दूसरा वो जो गुड्स, जो भी परचेज सेल जो भी हो रहा है, रिटर्न जो भी हो रहा है, वो क्या होना चाहिए आपका, पहला तो क्रेडिट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वो गुड्स होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होना, फुलफिल होना जरूरी है जब ये सब्सिडरी बुक में आएगा आपका। पहला कि वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में मतलब क्या होना चाहिए, उधारी में होना चाहिए। दूसरा गुड्स होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं, मैं बहुत से एग्जाम्पल्स यहां पे क्रिएट करता हूं, अपन इस पर डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि मैंने सपोज यहां पे क्रेडिट परचेज किया तो कहां आएगा, परचेज बुक में। अच्छा, क्रेडिट सेल तो कहां आएगा, सेल्स बुक में। अच्छा, कैश परचेज कैश बुक में आएगा, फिर सर कैश सेल कैश बुक में आएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर खरीदे कैश में तो कैश बुक में, ठीक है। फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट, उधारी में फर्नीचर खरीदे, तो उधारी में खरीदे, ये सब्सिडरी की बुक की एक कंडीशन तो फुलफिल हुई, उधारी में खरीदे। लेकिन दूसरी फुलफिल नहीं हो रही, गुड्स वाली। आपने गुड्स नहीं खरीदे, आपने फर्नीचर खरीदे। अब फर्नीचर में डील नहीं करते, आपने फर्नीचर खरीदे, तो वो फर्नीचर कहाँ आएगा, जर्नल में आएगा। वो फर्नीचर कहां पे आएगा, जर्नल में आएगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन बेटा फर्नीचर उधारी में, तो जर्नल, इन सिंपल वर्ड्स, कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो जो भी कैश बुक में आ रहा है, जो भी कैश बुक में आ रहा है वो जर्नल में नहीं आएगा। और जो भी सब्सिडरी बुक में आ रहा है वो भी जर्नल में नहीं आएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ एक बुक मेंटेन करता हूं, जर्नल, तो सारे के सारे 100% ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जर्नल में ही करूंगा। अगर मैं सेकंड केस, अगर मैं जर्नल और कैश बुक दोनों मेंटेन कर रहा हूं, तो जो कैश बुक में ट्रांजेक्शन आए वो जर्नल में, जो कैश बुक में ट्रांजेक्शन है जर्नल में नहीं आएंगे। तो जो कैश बुक के अलावा जो ट्रांजेक्शन है वही जर्नल में आएंगे। अब मैंने कहा मैं तीनों मेंटेन कर रहा हूं, जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरी। तो जो कैश बुक में आता है कैश बुक में लिखेंगे, और जो सब्सिडरी बुक में आता है सब्सिडरी बुक में लिखेंगे। उसके अलावा बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन आप जर्नल में लिखोगे। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो क्या कंपलसरी होता है सर कि तीनों के तीनों आप बुक मेंटेन करो? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। वो बिजनेसमैन के ऊपर होता है कितनी बुक्स वो मेंटेन करे। तो सब्सिडरी बुक में ख्याल रखना दो कंडीशन, एक क्रेडिट में होना चाहिए और दूसरा गुड्स होना चाहिए। बाकी कैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बनती है, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सब्सिडरी से फिर पोस्टिंग कैसे करी जाती है लेजर में, वो भी उस पर बाद में बात करते हैं अपन। अभी सब्सिडरी बुक बनती कैसे उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको अब आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आपके नोटबुक में आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सब इसका डिस्कशन मैंने वहां पे किया। तो यहां पर अब आप किधर गया, इस पे क्वेश्चंस थे ना, हाँ, कहाँ पे, सब्सिडरी बुक पे, ये है आपके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 से जो पेंडिंग है अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप, सब्सिडरी बुक पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर कौन सा है, 20। ओके, लिखे आपने क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 20, सबने लिखे इतना?
सुबह सुबह बहुत कंफ्यूज होता है, एसी नहीं लगाओ तो गर्म हो रहा है, एसी लगाओ तो ठंडा लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। सबने इतना लिखे बच्चों? ओके, सब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कह रहा है देखेंगे, उसके पहले हो चुके ना ये सारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? परचेज बुक बनाना है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग 2022 और फेब्रवरी की बात कर रहा है। अब अपने को यहाँ पे बनाना क्या है, ये पहले ये पढ़ लो, मेक आउट परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी। परचेज बुक बनाना है तो दो चीज अपने दिमाग में बैठा लो। कौन सी दो चीज दिमाग में बैठा लो बेटा? परचेज बुक ये जो पूछा है आपको, तो दो चीज आपके दिमाग, एक तो वो आपका गुड्स होना चाहिए और दूसरा वो किस में होना चाहिए? उधारी में। तो वो गुड्स जो आपने उधारी में परचेज करे वही परचेज बुक में आएगा, ठीक है। तो परचेज बुक बोला तो मैं ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ 1 2 3 4 5 ये, लेकिन पहले आप ड्रॉ करो, जैसा मैं लिख रहा हूं आपको वैसा ही लिखना है। तो यहां पे आप लिखोगे परचेज बुक, परचेज बुक। एक सेकेंड, नाम दिए तो लिख लो, इन द बुक्स ऑफ नारायण एंड कंपनी। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आप अराउंड हाफ पेज का ड्रॉ कर रहा, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, नया आपके लिए थोड़ा, जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा वैसे ही आपको करना रहेगा ड्रॉ, ठीक है। ओके, ओके। जैसे लिख रहा हो आप लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, ये सब्सिडरी बुक कब बन रही है आपकी? ये सब्सिडरी बुक बन रही है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, यहां से फिर लेजर में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये लेजर बुक का रेफरेंस देता है कि लेजर में आपने कहां पे लिखे। एनीवेज एलएफ लिख लो, अमाउंट। तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में एलएफ लिखते हो और लेजर वाली स्टेज में जर्नल फोलियो लिखते हो। ओके, उसका कोई यूज नहीं अभी, बस एक फॉर्मेट में लिखे। अब तो सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है रियल लाइफ में, ठीक है। इतना आपने लिखे ये इस तरीके से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मेट। इतना आपको अभी ड्रॉ, हाफ पेज का मिनिमम आप ड्रॉ कर लो, ओके। हाफ पेज का आप इसको ऐसे ड्रॉ कर ले, ओके, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपसे वो कहता है कि फेब्रवरी 1 फरवरी को परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो आपने ब्राउन एंड कंपनी से परचेज करे, क्या परचेज करे भाई? 5 ग्रॉस पेंसिल एट ₹100 पर ग्रॉस, ठीक है। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹250 पर डजन, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आपने गुड्स उधारी में परचेज करे, तो ये आपका परचेज बुक में आ जाएगा। 2022 फरवरी की बात है, 1 तारीख। तो आपने किससे परचेज करे? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी, ओके। यहाँ पे आइटम देख के समझ में आ रहा है स्टेशनरी की अपना बिजनेस, सब स्टेशनरी के आइटम्स उन्होंने परचेज करे सर। अमाउंट के लिए दो कॉलम क्यों है मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम है। वो इनर में कुछ कैलकुलेशन करूंगा और उसके फाइनल अमाउंट बाहर लेके जाऊंगा, इसलिए अमाउंट के दो कॉलम है, ठीक है। अभी आप लिखो, मैं एक्सप्लेन, ट्रेड डिस्काउंट से भी रिलेटेड मुझे कुछ बात करना है। अभी आप ऐसे लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, क्यों हमने वैसा किया, ठीक। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब यहां पर देखते हैं कि हमको यहां पर
वो कहते हैं कि 1 फरवरी को हमने ब्राउन एंड कंपनी से उधारी में खरीदे 5 ग्रॉस पेंसिल और एक पर ग्रॉस कितने का पर ग्रॉस कितने का ₹100। याद रखना बेटा कि एक ग्रॉस, जो एक ग्रॉस वर्ड यूज जो होता है ना, एक ग्रॉस में आपके 144 आइटम्स आते हैं। तो 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 144 आइटम्स। जैसे डजन में कितने आते हैं, एक डजन में आता है आपका 12, एक डजन में कितना आता है 12, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे एक ग्रॉस में कितना आता है 144 आइटम्स, इसको ख्याल रखना। तो वो कहता है कि आपने 5 ग्रॉस पेंसिल, मतलब 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदे और एक ग्रॉस, ग्रॉस का ही रेट दिया, एक ग्रॉस कितने का, ₹100 का। तो यहां पर आप लिखेंगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स, एक ग्रॉस में कितना आता है, एक ग्रॉस में आपका आता है 144, लेकिन जो रेट दिया है वो भी 1 ग्रॉस का ही दिया है। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। तो जो ₹100 पर ग्रॉस दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका 500। उसके बाद आपने एक रजिस्टर भी खरीदे, लेकिन उसने कहा कि ₹20 पर डजन। इसने एक रजिस्टर ₹240 पर डजन बोला, उसने ₹240 पर ग्रॉस नहीं बोला। तो पर डजन का मतलब क्या होता है बच्चों, पर डजन का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पर डजन, एक डजन में कितने थे, 12 होते। तो यहां पर उसने बोला कि एक ग्रॉस खरीदा, पहले वो समझो। सो मैं कह रहा हूं कि एक ग्रॉस में 144, एग्जाम में ऐसे रेडिंग से लिखा, तो एग्जाम में नहीं लिखना रहता हूं, रेडिंग जहां पे भी उसके आपके रेफरेंस के लिए मैंने यूज करा। तो मैंने कहा 144 आइटम्स होते, तो 144 आइटम्स होते एक ग्रॉस में, और डजन में कितने होते, 12 आइटम। तो मैं कहता हूं 144 डिवाइडेड बाय 12 करो तो वो आता है 12 डजन। अब इसको अच्छे से समझना, मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने आपसे कहा कि बच्चों एक ग्रॉस में 144 आइटम्स आते, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे, मैंने यहाँ पे परचेज किया एक ग्रॉस, लेकिन रेट उसने एक ग्रॉस का नहीं दिया, ग्रॉस में बोला कि क्वांटिटी ग्रॉस में दिया, रेट भी ग्रॉस में देता तो बड़ा आसान था, वो क्वांटिटी एक ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय ₹240 पर ग्रॉस रहता तो मल्टीप्लाई करता। लेकिन वो ₹240 पर ग्रॉस है क्या आपका, पर ग्रॉस वो नहीं है बेटा, वो पर ग्रॉस है क्या, नहीं है। ₹240 पर डजन है। तो मैं डजन में क्वांटिटी बताऊं मेरे को, आपको रेट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी सॉरी जो रेट है वो आपको डजन में पता है, तो क्वांटिटी भी डजन में बताओ। तो क्वांटिटी अगर डजन में लाओ तो मैं कहता हूं कि एक ग्रॉस, उसने बोला एक ग्रॉस दिया, तो एक ग्रॉस में 144 आइटम्स होते, तो 144 डिवाइड बाय 12 करो तो कितने डजन है, 12 डजन है। तो एक ग्रॉस में 12 डजन होते, तो आपको रेट डजन में दिया है तो क्वांटिटी भी डजन में होना। तो आपकी, अगर मैं यहां पे कहता हूं 1 ग्रॉस, यहाँ पे पहले लिखो, मैं कैसे लिख रहा हूं फिर मैं बताता हूं, आप पहले लिखो इसको 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन, 240 पर डजन। अब बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में बताता हूं, 12 डजन मल्टीप्लाई बाय ₹240। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 240 तो आता है आपका 2880। अब ये पॉइंट आपको समझा कि यहां पे ये क्या किया मैंने भाई, ये 12 डजन कहां से आए, ये 12 डजन यहां से आए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये जो रेट दिया है 240 आइटम्स, यस करेक्ट बेटा, ये जो 240 टाइम्स 12, अच्छा, यस करेक्ट है, यस करेक्ट करेक्ट। तो ये ₹240 डजन में दिया है, तो अगर मेरे को रेट डजन का था तो क्वांटिटी भी डजन में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 240 और आउटर कॉलम में 240 लिखूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 240 रुपए ग्रॉस का नहीं, 240 रुपए डजन का है। तो ये डजन का है, अगर रेट डजन का है तो क्वांटिटी भी डजन की होना ना बच्चे, रेट अगर डजन का है तो क्वांटिटी भी डजन की होना। तो रेट आपका कितना यहाँ पे 240 डजन है, तो आपको बल्कि ₹240 पर डजन ऐसे लिख देता हूं, 240 पर डजन, 240 पर डजन यहाँ पे। तो रेट आपका 240 पर डजन, तो क्वांटिटी भी आपका क्या होना चाहिए बच्चे, वो डजन में होना चाहिए। समझ में आई चीज आपको, तो इसलिए अपन ने उसको 12 लिखे वहां पे, 12 डजन, एक ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इसमें से अपन माइनस करते क्या चीज को, इसको आप टोटल कर लो, पहले इसकी टोटल कर लो,
ये आ रहा है आपका 3380। अब आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो इसमें से क्या होता है, माइनस होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग नहीं करते, लेकिन कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना कि उसको अपने को उतना अपन परचेस उतने का ट्रेड डिस्काउंट अपने को मिला। अब ट्रेड डिस्काउंट का वो कितने परसेंट कहता है, 10%। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में ट्रेड डिस्काउंट का एक अलग कॉलम भी बनाई है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन में यहां से माइनस कर दी। तो कभी आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर देख ली और कोई क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम, उसने यहाँ पे ऐसा ग्रॉस, फिर ट्रेड डिस्काउंट और फिर नेट ऐसा भी बताई, लेकिन हमेशा नहीं बताई। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी बताई कि यहाँ पे टोटल करी, यहाँ पे इन कॉलम में माइनस करके बता दी, बात एक ही होती। लेकिन अगर आपने ऐसा कभी देख ली सेपरेट कॉलम फॉर ट्रेड डिस्काउंट, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसको देखिए बात एक ही है। जैसा मैं करूं ऐसा भी इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस में करी, सेम चीज है, लिखने का तरीका बस अलग है। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है आपको कितने परसेंट, 10%। सो आप लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट का 10% कितना आएगा आपका, ये आपका 3380 का 10%, तो वो आता है आपका 338। तो आपका 3380 में से डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 338, तो आउटर कॉलम पे कितना जाएगा आपका, वो आपका चला जाएगा 3042। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3042, कितना लिखा बेटा, 3042। ओके, तो लिखे 3042। तो आउटर कॉलम इसलिए बनाया था, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि दो अमाउंट के कॉलम क्यों रखे आपने, इसीलिए दो अमाउंट के कॉलम रखा, एक आउटर कॉलम हो, ठीक है। ओके, आउटर कॉलम कैलकुलेशन इनर कॉलम है, फाइनल फिगर आपने आउटर कॉलम पे लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आपको 2 तारीख को कहता है कि परचेज फॉर कैश। अब आप मेरे को खुद बताओ, इसमें मैं नोट लिखा दूंगा आपको, ये 2 तारीख को आपने कैश में परचेज करे, तो क्या ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, गुड्स भी होना चाहिए, क्रेडिट। तो आपने गुड्स खरीदे भले, लेकिन आपने नगद में, कैश में खरीदे, गुड्स आपने खरीदे, किस में खरीदे, कैश में खरीदे बेटा। तो कैश में अगर आपने खरीदे तो क्या सब्सिडरी बुक में आएगा कि बच्चों, नहीं, सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा। तो कहां जाएगा, मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, सब्सिडरी बुक में तो नहीं आएगा, क्योंकि कैश में परचेस करे, दिख रहा है ना आपको, ये कैश में परचेस करे, ये कैश में परचेस करे। तो गुड्स है भलाई, लेकिन आपने स्टेशनरी का आइटम पूरा लिखा, तो समझ में आ रहा है कि स्टेशनरी की दुकान है वो, लेकिन गुड्स खरीदे आपने, लेकिन क्या कैश में खरीदे, नहीं। तो हमारी सब्सिडरी परचेज बुक में तो नहीं आएगा, लेकिन हम नॉलेज के लिए बात करते हैं, मैं नोट भी लिखा दूंगा। ये कहां पे जाएगा अगर कैश में परचेज करे, आप मेरे को जवाब दो, कैश में अगर परचेज करे तो कहां जाएगा, आप मेरे को बताएंगे। कैश में अगर आपने परचेज करे तो कहां जाए, कौन सी बुक में, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जर्नल है, कैश बुक है और अदर सब्सिडरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक में तो नहीं आ रहा है क्योंकि कैश परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज यहां पर आता है परचेज बुक में, ठीक है। हाँ करेक्ट, कैश बुक में जाएगा ये, क्यों, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, सब्सिडरी में, उधारी वाले सब्सिडरी में आते हुए। तो ये कहां पर जाएगा आप लोग का, ये कैश परचेज कहां पे जाएगा, ये जाएगा आप लोग का कैश बुक में, तो यहां पर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो मैं इसमें नोट लिखा दूंगा अभी, हमारी सब्सिडरी बुक में ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे फिर कहता है उसने 10 ग्रॉस खरीदा था एक्सरसाइज बुक, अपने को क्या करना है, हमारी बुक में आ ही नहीं रहा, वो कैश बुक में आएगा। इतना एक आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में कराऊंगा जब इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में, और वो वाला लेक्चर में ऐसा 2 घंटे की हमारी क्लास होती, 1.5 से 2 घंटे की, लेकिन वो क्वेश्चन को अराउंड 3 से 3.5 घंटे हमको लगेंगे सॉल्व कर, अराउंड 3 आवर्स। तो वो वाला दिन मैं 3 घंटे की ही क्लास लूंगा, बड़ी क्लास लूंगा वो, क्योंकि एक ही फ्लो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और उस क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा कि हर चीज आएंगी, जर्नल भी बनेगा, कैश बुक भी बनेगी, सब्सिडरी बुक्स भी बनेंगी, फिर लेजर भी बनेंगे, सारी की सारी चीजें जो अपन ने पढ़े पूरे चैप्टर में सिंगल क्वेश्चन पे आने वाली। तो अभी तो अपन पार्ट पार्ट में पढ़ रहे एक चीज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 2 तारीख का ट्रांजेक्शन जो सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, फिर मैंने आपसे कहा कि कैश बुक में आएगा, तो मैंने कहा सब्सिडरी बुक में नहीं, सब्सिडरी बुक में मैंने आपसे कहा कि सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, कैश बुक में आएगा। तो कैश बुक तो अपन अभी बना नहीं रहे, तो इसलिए अभी सब्सिडरी बुक में तो फिलहाल वो नहीं आएगा। उसके बाद वो कहता है 3 तारीख को कहता है कि परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसस ऑफिस, ठीक है, गुड्स मेसस ऑफिस गुड्स कंपनी, अच्छा, ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना बेटा,
कि वो कहता है कि आपने यहाँ पे 3 तारीख को क्या करे, गुड्स परचेज करे। अब यहाँ पे गुड्स नहीं करे, प्रॉब्लम आपने परचेज क्या करे, कंप्यूटर करे। तो क्वेश्चन हमको पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्टेशनरी की बातचीत चल रही है, स्टेशनरी खरीद रहा है। तो यहाँ पे भलाई उसने उधारी में लिया, तो आप चिल्लाना मत, अरे क्रेडिट में लिया। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो गुड्स भी होना चाहिए और क्रेडिट भी होना चाहिए। तो क्रेडिट में तो मिसेस ऑफिस गुड्स, फ्रॉम मिसेस ऑफिस गुड्स उसका नाम है, फ्रॉम मिसेस ऑफिस गुड्स कंपनी ऐसा नाम है उसका। तो डोंट गेट कंफ्यूज के गुड्स खरीदा, हमारा तो स्टेशनरी का बिजनेस है ना, तो स्टेशनरी खरीदेगा, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर गुड्स नहीं है, तो यहां पर आएगा क्या, नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, बच्चों ने सही जवाब दिए थे कि ये जो था आपका, ये कैश बुक में आया था ये वाला 2 तारीख का ट्रांजेक्शन। सोच समझ के जवाब देना। आपने कंप्यूटर खरीदे उधारी में, उधारी में खरीदे, दैट डजंट मीन के सब्सिडरी बुक में आएगा। आपका गुड्स भी होना चाहिए, तो वो गुड्स नहीं है, वो कंप्यूटर है। तो आप मेरे को जवाब दो, 3 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कौन सी बुक में आएगा, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कौन सी बुक में आएगा। फैंटास्टिक, जर्नल में आएगा। बोले सर जर्नल में क्यों आएगा, जर्नल में इसलिए आएगा बेटे क्योंकि आपने क्या करे वहां पे, जर्नल में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने उधारी में खरीदे ना, तो कैश बुक में तो आ नहीं सकता। कैश बुक में आ सकता है कि नहीं सर, कैश बुक में तो आ नहीं सकता क्योंकि उधारी में खरीदे, कैश बुक में तो कैश ट्रांजेक्शन आएंगे। अच्छा, तो सब्सिडरी बुक में आएगा, नहीं आपने गुड्स नहीं खरीदे, तो सब्सिडरी बुक में भी वो नहीं आएगा। तो सब्सिडरी बुक में भी नहीं आ सकता और यहाँ पे कैश बुक में भी नहीं आता, तो फिर बचे हुए ट्रांजेक्शन कहाँ थे, जर्नल में आते। 3 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है वो आपने कैश में खरीदे करे थे, गुड्स नहीं था लेकिन कैश में करे थे, इसलिए कैश बुक में आता था। तो हम तो सब्सिडरी बुक बना रहे, इसलिए ना ही तो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन आएगा और ना ही तो नहीं, ना ही तो 2 तारीख का ट्रांजेक्शन, सॉरी, और ना ही तो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन। 2 तारीख वाला कैश था तो कैश बुक में आया। इतना आपको समझ में आया, जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों। यस, ओके, समझ में आया सबको, ओके। अब उसके बाद 4 तारीख का ट्रांजेक्शन में कहते हैं परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर। हाँ, या स्टेशनरी का सामान ले रहा, हमारा बिजनेस है वो, तो उधारी में खरीदा, पहली कंडीशन फिर क्रेडिट में, ये जो होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, ये क्रेडिट परचेज होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए। तो परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए और वो भी क्रेडिट परचेज होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा फोर्थ वाला पॉइंट फुलफिल कर रहा है 4 तारीख को, क्योंकि आपने उधारी में खरीदे, क्रेडिट में, और गुड्स खरीदे, तो ये हमारे सब्सिडरी बुक में आएगा। इसको अब आप लिखेंगे 4 तारीख का, ओके। तो 4 तारीख का आपका, ठीक, किससे खरीदे आपने, द पेपर कंपनी। क्या खरीदे, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट ₹100 पर रीम। तो आप यहां पे लिखेंगे तो 5 रिम खरीदे, एक रिम 100 रुपए की, तो 5 कितने की, 500 रुपए की। उसके बाद वो कहता है कि 10 रिम्स ऑफ रूल पेपर एट ₹150 पर रिम, ठीक है। तो 10 रिम खरीदे व्हाइट पेपर, रूल पेपर की, और 150 रुपए का एक है, तो 150 का एक 10 खरीदे, तो कितने के हो गए, 1500 टोटल। 500 और 1500, 2000 लेस, 500 और 1500, 2000, ठीक है। अब उसमें से अपन माइनस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 2000 रुपए का 10%, वो कितना आता है, 200, ओके। फिर आउटर कॉलम पे कितना आएगा आपका, 1800, ओके। डन, सबको समझ में आई चीज बेटा। अब ये आपके 4 तारीख का ट्रांजेक्शन भी हमने हमारी सब्सिडरी बुक में लिख लिए। अब उसके बाद वो अपने से कहता है यहाँ पे
5 तारीख का, 5 तारीख का क्या कहता है, परचेज 1 डजन जेल पेन्स, आपने 1 डजन जेल पेन्स खरीदे एट ₹15 ईच फ्रॉम मिसेस गुप्ता ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। तो देखो आपने गुड्स भी खरीदे और उधारी में भी खरीदे, तो ये आएगा। आप कंटिन्यूशन में लिखना, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। ये कौन सी तारीख है, 5 तारीख को आपने मेसस गुप्ता ब्रदर्स से खरीदे। किससे खरीदे, मेसस गुप्ता ब्रदर्स से। ओके, गुप्ता ब्रदर्स से खरीदे। बच्चों क्या खरीदे हमने, हमने परचेज करे 1 डजन जेल पेन्स, 1 डजन जेल पेन खरीदे और 15 रुपए की एक है। 1 डजन जेल पेन्स और ₹15 ईच, 1 डजन। अच्छा, 1 डजन में कितना रे, आपके 12, ठीक है। और एक पेन है वहां पे, वो ₹15 पर डजन नहीं बोला, तो एक पेन 15 रुपए की, 1 डजन में 12। तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड, 1 डजन में 12 तो 15 रुपए की एक, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 180। तो देखो ये ₹15 ईच बोला, ₹15 पर डजन नहीं बोला। एक पेन 15 रुपए की, तो आपने 1 डजन खरीदे, तो 1 डजन में कितने थे, 12, क्वांटिटी 12 है, और एक कितने की, 15 की, एक पेन 15 की। तो आप यहां पे लिखो तो 180, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट ये सब है नहीं, तो आउटर कॉलम पे भी 180 चले जाएगा। अब आपने जो आउटर कॉलम पे लिखी उसकी टोटल करो तीनों की, तो आपने तीन थे वो 3042 प्लस 1800 प्लस 180, 5022 टोटल 5022। हाँ 15, अच्छा 15 टाइम, अच्छा अच्छा 15, ठीक, डन। तो 5022 ये हमारी यहाँ पे परचेज बुक बनी। कुछ नोट लिख लेना आपने, नोट नंबर 1। ओके, ऑन 2nd of February, on 2nd of February, goods purchased in cash, therefore not recorded in subsidiary book, not recorded in purchase book. Second, on 3rd February, computer purchase in goods, सॉरी कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट। आपने उधारी में खरीदे, लेकिन क्या हुआ, आपने कंप्यूटर खरीदे और यहाँ पे कैश में, तो जो चीज का वो यहाँ पे कैश में खरीदे थे इसलिए उसको हाईलाइट करा, और यहाँ पे कंप्यूटर खरीदे, देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। Therefore not recorded in purchase book, लिखा आपने। ओके, अब एक और चीज ख्याल रखें, वैसे आपको पूछा नहीं, बस कुछ ज्ञान की बातें मुझे आपसे करना है। अब ध्यान से बेटा, कैसे होता है कि ये अभी पूछा नहीं, कुछ आगे के क्वेश्चन में पूछूंगा तो वहां पूछा है, तो वहां तो मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ और बात करूं, ध्यान से इस चीज को आपने समझना बेटा, ठीक है। हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस जब शुरू करते थे, तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है आपकी, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है बेटा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने देखे थे कि ये जो सब्सिडरी बुक है कौन सी स्टेज पे बन रही है, ये जो आपकी सब्सिडरी बुक है कौन सी स्टेज पे बन रही है, सब्सिडरी बुक आप लोग की रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे बन रही है।
लेकिन सब्सिडियरी बुक रिकॉर्डिंग वाली स्टेज के बाद फिर ये लेजर भी तो बनता है। तो सब्सिडियरी बुक में से किस तरीके से आप लेजर में लिखते, वो कुछ क्वेश्चंस में पूछा है, लेकिन मैं आपको तो भी हर क्वेश्चन में पूछा है ना पूछा मैं आपको बताते जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये परचेज बुक, अभी अपन ने ये परचेज बुक सीखी और अलग अलग बहुत बुक्स है। तो परचेज बुक में से आप लेजर में कैसी पोस्ट, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो परचेज बुक तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है, ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है परचेज बुक तो आपकी। तो परचेज बुक में से लेजर में कैसे लिखते हैं वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझना बेटा। सो मैं आपसे कहता हूं कि परचेज बुक में से, मैंने आपसे क्या कहा कि परचेज बुक में से आप कैसे लिखते हो, किसमें, रिकॉर्डिंग, परचेज बुक में से ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है, तो लेजर में कैसे लिखते हो। तो आपको पता है कि सर लेजर में बहुत से अकाउंट्स बनते हैं बेटा। तो मैं कुछ यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ जो हमारे पॉइंट को के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो कुछ अकाउंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एक अकाउंट मैंने बनाया परचेज अकाउंट, ये रफली समझाने बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिल पे मत लेना सर कैसा इतना बुरा, अब कंसेप्ट पे ध्यान अपना देना, वो प्रायोरिटी होती है। मैं कुछ अकाउंट बना रहा हूँ, मिसेस ब्राउन, पेपर और गुप्ता, ठीक है। सो एक दूसरा अकाउंट था ब्राउन एंड कंपनी अकाउंट, पेपर कंपनी अकाउंट और गुप्ता सन्स अकाउंट। अब समझना, तो ये अकाउंट जो होते रफली मैंने ऐसा बना, ये कौन सी स्टेज में बनते बच्चों अकाउंट, सर ये अकाउंट तो हमने लेजर वाली स्टेज पे बनते। हमने जो सब्सिडरी बुक बनाए वो कौन सी स्टेज पे, सर सब्सिडरी बुक जो हमने यहाँ पर बनाए वो सब्सिडरी बुक जो हमने बनाए तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज को उठा के जो लेजर वाली स्टेज पे लिखते उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। तो भाई यहाँ पे ये मैंने परचेज बुक के ऊपर बनाया। अब कैसे इसको मैं लिखूंगा, ये जो परचेज बुक बनी है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, उसको कैसे मैं उठा के लेजर वाली स्टेज, इसमें पोस्टिंग कैसे करते। नॉर्मल आपको लेजर पता, आपने मैंने आपको पता पहले जर्नल वाला पता, जर्नल एंट्री पास करते उसको डेबिट क्रेडिट आप वहां पे करते हो। सब्सिडियरी बुक में जर्नल में से आपको सिखाया कि किस तरीके से लिखा जाता है आपको लेजर में। मैं भी बात करूं सब्सिडियरी बुक में किस तरीके से लेजर में लिखा जाता है। अब इस चीज को ध्यान से बहुत समझना जरूरी कि आप ये कौन सी बुक बना रहे हो। सर हम लोग ने बनाया परचेज बुक। अच्छा परचेज क्या होते, एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो ये जो आपकी टोटल यहां पर आई 5022, ये जो आपकी टोटल आई 5022, तो ये एक्सपेंस है। तो मैं यहां पे डेबिट साइड में लिखूंगा 10 कितना आया 5022, सॉरी 5022 एक्सपेंस है, एक्सपेंस के डेबिट बाय एक्सपेंस को क्या करते, डेबिट करते। तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब किसके अगेंस्ट में, तो मैंने लिखा टू एस पर, क्या लिखा हूं, एस पर परचेज बुक। तो मैंने सर यहां पे पार्टी का नाम नहीं लिखा, नहीं लिखा ना बेटे, टोटल आपने यहां से लेकर आ गए कि 5022 का परचेज हुआ था उधारी में, तो यहां पे लिख लिया परचेज अकाउंट 5022। अब मैंने कहा कि परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट करते, इसलिए मैंने वहां पे डेबिट किया। लेकिन 5022 कौन कौन सी पार्टी, तो दिक्कत की बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा एज पर परचेज बुक। अब जाओ परचेज बुक में और वहां पे देखेंगे आप, तो परचेज बुक में गए तो दिख जाएगा, अच्छा ब्राउन एंड कंपनी से 3042 का लिए, पेपर कंपनी से 1800 का लिए, और उसके बाद यहाँ पे हमने गुप्ता ब्रदर्स से 180 का लिए, टोटल 5022 का लिए। तो टोटल हमने 5022 का ये खरीदे, तो यहाँ पर हमने 5022 यहाँ पर लिख दिए। तो टोटल कितने का खरीदे बच्चों, 5022 का हम लोगों ने लिए। तो ये परचेज बुक में यहाँ टोटल परचेज अकाउंट है, कंफ्यूज मत होना। लेजर वाली स्टेज पे जो बना है वो परचेज बुक थी, और सॉरी नॉट लेजर, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जो हमने बनाया वो परचेज बुक थी, और लेजर वाली स्टेज में ये कौन सी स्टेज है बेटा, लेजर वाली स्टेज में जो आप ये अकाउंट बनाते ना वहां पे है अभी, तो वो ऊपर वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज थी सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक आपने जो परचेज बुक बनाए रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे बनाए, और जो उसकी ये जो अकाउंट बनाई परचेज अकाउंट बनाई लेजर वाली स्टेज पे बनाए। तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से उठा के लेजर वाली स्टेज पे लिखते उसी को पोस्टिंग कहते। तो वहां पे टोटल मैंने देखा कि क्या था, टोटल मैंने वहां पे देखा बेटा कि 5022, तो 5022 लिख के यहाँ पे लिख दिया मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। वैसे आप क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, बिकॉज परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। परचेज की उधारी में तो पार्टीज इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो पार्टी यहाँ पे कौन है, गिवर है बच्चों, तो उसने अपने को गिवर, तो उसने अपने को दिया है, वो पार्टी क्या बेटा, गिवर है। तो उसके अकाउंट को अपन क्या करते, क्रेडिट करते। तो मैंने यहां पे लिखा बाय, यहां पे मैंने लिखा बाय
परचेस कितना अमाउंट है यहाँ पे, ये जो अमाउंट है आपका 3042, ब्राउन एंड कंपनी 3042 बाय परचेस, ये कितना था आपका, दूसरी जो पार्टी 1800, उसको पेपर एंड कंपनी 1800 बाय परचेस, ये कौन सी तीसरी पार्टी जो अमेश गुप्ता 180, 180। तो आपने उनको क्रेडिट करे बेटा, ये आपने क्या करे बच्चों, यहाँ पे आपने उनको यहाँ पे क्रेडिट करे 3042 1800 और ये 180, क्योंकि वो गिवर है तो उनको क्रेडिट करे। लेकिन आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते तो मैं परचेज अकाउंट में जाता हूं और परचेज अकाउंट में मेरे को दिखता है 5022 टोटल। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको 3 बार परचेज अकाउंट को डेबिट ना करना, मतलब 3042 1800 और 180 जैसे 3 बार डेबिट होने चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेपर, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सन, से पार्टी के नाम है। तो ये 3 बार डेबिट हो 3042 1800 और 180। तो हमने 3 बार यहाँ पे डेबिट ना करते हुए टोटल लिखे 5022, हमें आसान करने के लिए। और इसकी डिटेल अगर चाहिए तो मैंने कहा कि जाओ इसकी डिटेल आपको परचेज बुक में मिल जाएंगी, और वो परचेज बुक में उसकी डिटेल है 5022 आया कैसे। तो इस तरीके से पोस्टिंग करी जाती है सब्सिडरी परचेज बुक की। सब्सिडरी में बहुत सी बुक्स होती है, तभी सिर्फ परचेज बुक के बारे में मैंने आपसे बात किया। तो परचेज बुक से इस तरीके से लेजर वाली स्टेज पे लिखा जाता है। तो जितने से डेबिट करते उतने से क्रेडिट करते। तो देखो आपने यहाँ पे डेबिट 5022 से करे, आप अगर यहाँ पे देखोगे क्रेडिट कितने से करें तो 3042 1800 और 180 की अगर आप टोटल करोगे दैट विल कम 5022 ओनली। तो जितने से डेबिट करे उतने से ही आपने यहाँ पे क्रेडिट कर, तो इस तरीके से पोस्टिंग करी जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, सबको हर स्टूडेंट को समझ में आया। बताएंगे बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग कर, पूछा नहीं क्वेश्चन में मगर हमने उसको तो भी डिस्कस करे। सबको समझ में आया, जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों। यस सर, ओके, यस सर, यस, वेरी गुड बेटा। सो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे खत्म कर, और आज का होमवर्क क्या है आप लोग का, होमवर्क जो आप लोग को होमवर्क सेक्शन में अगर आप देखेंगे, ये नहीं करना अभी होमवर्क सेक्शन में जो आपका ये कल ना मैं ये सब्सिडरी बुक कल मोस्ट प्रॉब्ली खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 21 22 23 24 कल आई विल ट्राई कि सारी सब्सिडरी बुक कोशिश करेंगे अपन खत्म करें। एक हाथ बच गए तो इट्स ओके, अपन मगर सब्सिडरी बुक कल खत्म करेंगे, सब्सिडरी बुक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद बेटा फिर अपना लेजर वाली स्टेज हो चुकी है, फिर आपको ट्रायल बैलेंस मैं सिखाऊंगा। फिर ट्रायल बैलेंस मतलब मेरे को ऐसा लगता है ट्रायल बैलेंस को मिला के और 2 सेशन लगेंगे हम लोगों को, और उसके बाद फिर आप लोगों को फाइनल है कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट वाले कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। एनीवेज जितने भी सेशन लगे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी होमवर्क सेक्शन में आप लोगों को बच्चों, होमवर्क सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क किधर आ गए भाई, क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे दिया हूँ, 2 दे दिया हूँ, 3 भी 3 4 5 6 हो गया। सब्सिडरी बुक आज ये परचेज रिटर्न बुक है, मत करो, ये भी मत करो। सब्सिडरी बुक अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कल क्वेश्चंस कर लो फिर होमवर्क देता हूँ। कैश बुक के भी सारे होमवर्क हो चुके हैं आप लोगों के, ओके। उसके बाद लेजर वाली स्टेज में ना एक ही क्वेश्चन ये कर लेना आप, आज सिर्फ ये लेजर वाला है। तो लेजर इसमें क्या करना है आपको, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट। अब थर्ड यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट बनाना रहेगा। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको सीखना, सिखा चुका हूँ। अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री आपने खुद ने रफली यहाँ पास करना, और डेबिट और क्रेडिट और लेजर में आप डेबिट एक इफेक्ट डेबिट दूसरा इफेक्ट क्रेडिट देते जाना। तो एंट्री यहाँ पे पास करना रफली, एंट्री नहीं पूछा है। और उसके बाद लेजर बनाना, तो लेजर अपने को जैसे यहाँ पे एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹20,000, तो एक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट आएगा। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, तो ऑन क्रेडिट तो वाई अकाउंट आ जाएगा, फिर परचेज अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट आएगा। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स टू जेड, जेड अकाउंट आएगा। तो आप देखना एंट्री पास करना, जो जो के जिन जिन के नाम आ रहे हैं उनके क्या अकाउंट्स बनते जाएंगे। सो आज का होमवर्क सिर्फ आपका एक क्वेश्चन नंबर 17 जो अपन इतने सारे लेजर पे क्वेश्चंस किए, तो ये तो बहुत सिंपल है, होमवर्क वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो आज का आपका सिर्फ एक ही होमवर्क है, आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। होमवर्क प्रॉपर करना है। आज आपको जो चीज क्लास में पढ़ा है, लेजर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, उसको करना है। सब्सिडरी बुक पे एक ही क्वेश्चन हुआ, कल हम आगे सब्सिडरी बुक करेंगे, लेकिन आपको क्लास में क्वेश्चन जो कराए उसको एक बार घर पे जरूर देखेंगे, और उसके बाद फिर आप ये होमवर्क करोगे। और होमवर्क के लिए आपको पहले ही क्यों अलग नोटबुक मेंटेन करना, फर्स्ट डे बताया था, इसी नोटबुक में मत करना क्लास की।
और जो अलग पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है तो रेडिंग से उसको लिखना। ओके, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय।